नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे सपनों का शहर कैसा हो, इस बात को लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने स्पेशल सेगमेंट शुरू किया है। आज मेरे साथ मौजूद है कृति के अध्यक्ष और इंजीनियर बाबूलाल जी गौर साहब। इनके विचार जानते हैं कि इनके सपनों का यानी मेरे सपनों का शहर कैसा हो। वॉइस ऑफ एमपी में गौर साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि कोई तो सोचता है हमारे शहर के बारे में। तो वॉइस ऑफ एमपी ने अगर ऐसा सोचा तो कुछ न कुछ तो उसके परिणाम निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कैसे क्या। हम लोग एक्चुअल में इस बात को शुरू किए हैं तो हमारी ये उम्मीद भी है कि शहर के रणनीतिकार जो हैं और जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं वो भी इससे कहीं ना कोई योजना बनाएंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है गौर साहब कि किस तरह की सोच आप नीमच को लेकर रखते हैं? मैं ऐसा सोचता हूं एज ए इंजीनियर, किसी भी शहर के विकास के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी प्रॉपर प्लानिंग। जैसे पहले हमारे यहाँ पे टीआईटी थी, तो शहर की जो भी प्लानिंग उस समय हुई, शायद वो 1994 में बंद हो गया। और वहाँ वो जब बंद हुआ उसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ शहर में। एक केवल झांझरवाड़ा इंडस्ट्री कॉरिडोर को देख ले, उसके बीच में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे शहर को डेवलप या आगे बढ़ाने की कोई प्लानिंग हो उसमें। तो मैं एज ए इंजीनियर सोचता हूँ कि जितनी भी जहाँ भूमि पड़ी हुई है जो शासकीय है या शासकीय हो सकती है, उस सब को सरकार को चिन्हित करके मैं प्लानिंग करना चाहता हूँ उसमें, कि उसकी पूरी प्लानिंग कर दूं। और प्लानिंग में मुझे क्या चाहिए मेरे शहर के लिए, मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि यहाँ कोई रहे तो उसके लिए सबसे पहले सस्ते मकान हो। ये शहर हर क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत महंगा हो गया है। अब यहाँ कोई भी 10-20 लाख रुपए में मकान की सोच भी नहीं सकता है। और जो 30,000-35,000 रुपये महीने कमाता है वो कहाँ से ये सब कर पाएगा अपने बच्चों की एजुकेशन के बाद, थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो लोगों का यहाँ से पलायन हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों का। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ प्लानिंग हम कर लें जिससे ये जो पलायन हो रहा पढ़े लिखे लोगों का जो या टेक्निकल साउंड है वो लोग नहीं जाए, हमारे शहर में ही रहे। तो उसके लिए है कि सबसे पहले उनकी व्यवस्था हम करें, क्योंकि अपने आप पढ़ना भी एक चैलेंज है। जैसे तैसे तो पढ़ाई कर ली, अब उसको यहाँ रहना है, अपना धंधा खोलना है, तो उसके लिए हम क्या सोचें। तो पहले तो प्लानिंग होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी भूमि ऐसी पड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, बगीचा हो या और भी राजस्व में बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि उसको चिन्हित कर ले, उस पर हम प्लानिंग करें। अब प्लानिंग कैसी करें जी, तो सबसे पहले हमें तो उद्योग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई आपके यहाँ रुकेगा क्यों। दो ही चीज होना चाहिए, उद्योग हो। उद्योग कोई बहुत बड़े हो ऐसा भी मैं नहीं सोचता हूँ। तारापुर जैसे छोटे गांव में भी आज भी वहाँ पे हस्तकला के जो काम है वो होते हैं। तो उद्योग की संभावना तभी होगी जब यहाँ पे भूखंड उपलब्ध होगा या कुछ ऐसी योजना शासन लाए कि जिसमें उसको बेनिफिट मिले, लोन इजीली मिल जाए, प्लाट इजीली मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा है कि झांझरवाड़ा में अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे सरकार ने बनवाया हमसे जी। तो आप देखते हैं कि वो 3 साल हुए वहाँ पे, 3-4 साल हुए होंगे और काफ़ी इंडस्ट्री लग गई। क्यों लग गई? इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? एक तो भूखंड चाहिए और दूसरा उसकी मूल आवश्यकता होती है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बिजली और पानी। तो बिजली का तो टेक्निकली रूप से मैं इंजीनियर होते हुए सोचता हूँ बिजली तो हम उत्पादन कर लेंगे अपने हिसाब से, भले वो सौर ऊर्जा हो या भले और भी साधन है उसको डाल के हम कर लेंगे। अब दूसरा आता है पानी जी। तो पानी तो आपके पास जितना गिरेगा उतना ही आपका है, बाकी या तो पानी कहीं से लाना पड़ेगा या उसको हमें संरक्षित करना पड़ेगा। पानी के लिए सर चंबल का अभियान आप लोगों ने हमने चला रखा है। कृति हम पिछले कितने ही सालों से इस काम को कर रही है और मैं सोचता हूँ कभी समाचार पत्रों के माध्यम से हम ज्ञात हो रहा है कि जो आखिरी फेज था उसमें शायद ये जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने विधायक जी से भी कहा था, सांसद जी को भी लेटर लिखा और आपने देखा हमने एक रैली भी आई जो चली थी, उसमें हमने यही मांग करी थी कि चंबल डैम का पानी जो बैक वाटर का भरा हुआ अगर वो भी हमारे पास आ जाए तो भी हमारा शहर का विकास हो सकता है। तो शायद वो तो कुछ न कुछ गवर्नमेंट सोचेगी इस बारे में, क्योंकि जावद वाला जो पैकेज होना था उसमें शायद सुनने में आ रहा है कि जुड़ जाए। अगर वो जुड़ जाएगा
तो उद्योग की मूल आवश्यकता पानी और बिजली, तो पानी हो जाएगी, प्लाट आप उपलब्ध करा देंगे, तो जो ये पढ़े लिखे लोग हैं कहीं ना कहीं अपना रोजगार स्थापित कर देंगे। हमारी प्राचीन व्यवस्था को हम देखते हैं तो हमारे गांव में लोहार होता था, हमारे में सुतार होता था, हमारे में चर्मकार होता था, और कृषि से जुड़े हुए हम लोग हैं। तो वो सब अपना जीवन सुखद क्यों व्यापन कर लेते थे? कि उनके पास अपने रोजगार थे, स्वरोजगार थे। भले रोजगार छोटा हो बड़ा हो ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन रोजगार अपने सबके थे। तो वो क्यों बंद हो गए? या तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, या ऐसा कुछ हो गया कि यहाँ उसको हल्का में लेते हैं लोग बाग, या उसको समझते हैं कि यार हम ऐसा काम क्यों करें, हम तो पढ़ लिख के गए। लेकिन हमारी प्राचीन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उसको हमको वापस उस तरफ बढ़ना पड़ेगा, विकास के लिए बहुत आवश्यक है। सर आपने बड़ी बात कही, सही बात है कि राजस्व कॉलोनी या हुडको वगैरह कॉलोनी के बाद कोई नई कॉलोनी भी नहीं कटी रहने के लिए। वास्तव में सही बात है, शहर के लिए आवश्यक मानते हैं, उद्योग वाली बात कही। एजुकेशन और हेल्थ के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो मूलभूत आवश्यकता है हमारी, और उस पर भरोसा। यहाँ भरोसा इसलिए कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य की जहाँ बहुत सारे डॉक्टर बैठ जाएंगे लेकिन उस पर हमारा भरोसा नहीं, या वो बहुत महंगे इलाज यहाँ चलते हैं, तो वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, या तो उसमें कंपटीशन हो, या उनको डॉक्टर लोग यहाँ क्यों नहीं रुकते। मैंने देखा बहुत सारे मेरे डॉक्टर मित्र है, उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, वो यहाँ नहीं रुकते हैं। क्यों नहीं? उनको यहाँ माहौल नहीं है। माहौल क्या चाहिए? बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए कि बड़े कोई क्लब बने यहाँ पे, या कोई ऐसा पर्यावरण का क्षेत्र में ऐसा कुछ अच्छा गार्डन वार्डन बन जाए ताकि वो यहाँ रहे, और एजुकेशन का कुछ ऐसा अच्छे संस्थान खुल जाए कि जिनका नाम हो, या कोई जो जिनके अच्छे संस्थान है एजुकेशन के, वो यहाँ हमारी ब्रांच खोल दे। तो ये जो पलायन हो रहा है ये रुकना चाहिए। और दूसरा है एक विकास के लिए जो बहुत जो महंगे हो गए प्लाट, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि हमारे सरकारी जितनी भी योजनाएं आपने देखी हुई, दुकानें नगर पालिका ने दे रखी है, वो 1 मंजिल दुकानें या 2 मंजिल दुकानें, वो 25-30 साल 40 साल पुरानी दुकानें हो गई है, बहुत सस्ते में वो दे रखी इस नगर पालिका ने। तो मैं सोचता हूँ उनकी प्लानिंग करें हम। और हमारे यहाँ अभी जो कंस्ट्रक्शन का जो हाइट है वो 12 मीटर हाइट तक परमिट कर रखी है। तो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि को चाहिए कि उस हाइट को बढ़ाए। 3 मंजिल मकान बनाते हैं, 3 मंजिल से जो ऊपर मकान बनाते हैं वो सब अवैध है। तो अवैध काम करें क्यों? हम परमिट करें ना। और जहाँ हमारे यहाँ जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं तो उसके लिए क्या प्लानिंग करें? तो हम ये करेंगे भाई हम ये फ्लैट बनाएं। भाई आदमी को रहने की व्यवस्था तो हमको करना पड़ेगी ना। कोई आदमी टिकेगा कैसे? या गांव से यहाँ आ रहा है तो कैसे उसकी व्यवस्था होना चाहिए? तो सबसे पहले हमको ये जो आवास की व्यवस्था हमको करना पड़ेगी। और शिक्षा में तो भरोसे वाले संस्थान को यहाँ बुलाना पड़ेगा, तो निश्चित ही लोग यहाँ रुकेंगे। और जहाँ शिक्षा अच्छी होगी तो स्वास्थ्य के बारे में भी हम सोचेंगे। आखिरी सवाल है सर, आपने काफ़ी कम बातों में बहुत बड़ी बातें बता दी है। मेरा आखिरी सवाल ये, आपने पर्यावरण की बात कही, बगीचों की बात कही, नीमच में गार्डन को लेकर, बगीचों को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से इसका? मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि शहर की प्लानिंग हम प्रॉपर करें। मास्टर प्लान हमारा बन गया है, वो लागू मास्टर प्लान बड़ी है ना। मास्टर प्लान, अब भाई किसी चीज की प्लानिंग कैसे करेंगे? तो मास्टर प्लान को लागू करा जाए, और जो उसमें ग्रीन बेल्ट छोड़ दिया जाता है उसको चिन्हित तुरंत कर देना चाहिए। जैसे अभी सरकार कर रहे हैं, सरकार ने योजना बनाई कि 1 पौधा अपने माँ के नाम लगाओ। हमारे तो पहले की ऋषि मुनियों ने भी इस चीज़ के पहले ही कहा है कि पर्यावरण के साथ जीना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने की पहली कंडीशन है कि आप पर्यावरण को संरक्षण करें। अब पर्यावरण को, जहाँ महंगी राजस्व कॉलोनी में 20,000 स्क्वायर फीट का वहाँ प्लाट है, अगर आप उसे कहोगे यहाँ पौधे लगा, कोई लगाएगा नहीं लगाएगा। तो वहाँ के जो चिन्हित बगीचे हैं उनको अच्छा ग्रीन करें। और उसके बाद जहाँ भी मास्टर प्लान में जो ग्रीन एरिया निश्चित हो जाता है, वहाँ पे हम फेंसिंग करके और उस पर हम पौधे लगाएं, तो वो आने वाले समय में वृक्ष बनेंगे, और वृक्ष बनेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित होगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप थे बाबूलाल जी गौड़ साहब। इसी तरह की और अगर कोई सुझाव या प्रतिक्रिया आपके दिलो दिमाग में हो तो वॉइस ऑफ एमपी तक जरूर पहुंचाएं। मेरे सपनों का शहर या और ऐसी जानकारी को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और के टीवी पर आप 127 नंबर पर वॉइस ऑफ एमपी को देख सकते हैं, मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।